मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगती होगी। हिस्ट्री पढ़ने का अलग तरीका, ज्योग्राफी पढ़ने का अलग तरीका, पॉलिटिकल साइंस को अलग वे से पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात, सोशल साइंस याद करनी पड़ती है। अगर हम सोशल साइंस को साइंस या मैथ के साथ कंपेयर करें तो साइंस में कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट को समझ लो तो उसका आंसर हम खुद भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट को समझ लो, फार्मूला को समझ लो तो हम बहुत से क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एसएसटी में समझने के बाद भी याद करना पड़ता है। हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ती हैं, ज्योग्राफी में मैप्स याद करने पड़ते हैं, कोयला कहाँ पे है, आयरन ओर कहाँ पर है, माउंटेन पीक्स कहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, आजकल सोशल साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम आज से 10-15 साल पुरानी बात करें तो सिर्फ मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला करते थे। उस टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस पर ही अपना फोकस रखते थे। लेकिन आजकल हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस इन सब्जेक्ट्स में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने लगे हैं। इसलिए हमें इन सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा और इनमें भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं। इसलिए ध्यान इस बात पर लगाना है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, कौन सा मेथड अप्लाई करें ताकि हमें ये सब्जेक्ट इजी लगे और हम आसानी से इनका सिलेबस कवर कर सकें। सबसे पहले बात हिस्ट्री की करते हैं। हिस्ट्री हमें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हम इसे गलत वे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री एक कहानी है। बचपन में जब हमें दादी या नानी कहानी सुनाया करती थी तो हम उस कहानी को इमेजिन करते थे। जब वो कहती थी एक जंगल था और उसमें एक शेर रहता था तो हमें जंगल दिखाई दिया करता था और उसमें शेर भी दिखाई दिया करता था। लेकिन हिस्ट्री पढ़ते समय हम इमेजिन नहीं करते। आपने हिस्ट्री पढ़ते समय इमेजिन करना है। हिस्ट्री एक मूवी की तरह भी है। आपने हिस्ट्री पर बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे केसरी, जोधा अकबर, मंगल पांडे। हम सभी ने इन मूवीज़ को बहुत एंजॉय किया। इसका मतलब हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। तो फिर हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? हमें हिस्ट्री डिफ़िकल्ट और बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हम इसे इमेजिन नहीं करते। जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो एक टाइम में एक स्टेट में जो हो रहा हो आपने इमेजिन करना है कि उसी समय दूसरे स्टेट में क्या हो रहा था, उसी समय तीसरे स्टेट में क्या हो रहा था, और उनकी डेवलपमेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको हिस्ट्री इजी लगेगी। अब बात हिस्ट्री में डेट्स की करते हैं। तो हमारे पास बहुत से मेथड हैं जिनसे हम डेट्स को याद रख सकते हैं। जैसे लिंक मेथड हो गया। इसमें डेट्स को पहले एक वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से डेट्स आसानी से याद रह जाती है। अब मैं बात इकोनॉमिक्स की करूँगा। इकोनॉमिक्स क्या है? हमारी डेली लाइफ। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया और फ्लिपकार्ट ने आपको ख़राब आइटम भेज दी। अब आप क्या करोगे? आपके क्या अधिकार हैं? कहाँ पर कंप्लेन करोगे? या मान लो आपने दुकान से कोई चीज़ परचेज़ की और आपको दुकानदार ने एक्सपायर माल दे दिया। अब आप क्या करोगे? ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में दिया गया है। हमारी दिक्कत ये है कि हम इकोनॉमिक्स को अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट नहीं करते। एक जनरल परसेप्शन है कि इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स टफ है, लेकिन जब आप एमए इकोनॉमिक्स लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वो डिफ़िकल्ट है। आपके सिलेबस में बिल्कुल बेसिक और इजी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं बात पॉलिटिकल साइंस की करता हूँ। अगर आप न्यूज़ हर दिन सुनते हैं तो आप समझ लो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं। आप न्यूज़ में सुनते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडेंस इशू करती है कि कोविड-19 में स्टेट्स ने क्या करना है। क्या स्टेट्स के लिए इस गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही गाइडेंस इशू क्यों करती है? क्या स्टेट्स अपनी अलग से गाइडेंस दे सकते हैं? इन सब बातों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको स्टेट के अधिकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार पता होंगे। सिविक्स इन्हीं बातों के साथ डील करती है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा दिल्ली के सीएम और एलजी
के बीच में टकराव की बातें। किसके पास पावर ज़्यादा है, एलजी के पास या दिल्ली के सीएम के पास? जब आप इन बातों का आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आप सिविक्स पढ़ रहे हो। अगर आपके माइंड में सवाल आता है कि सीएम कैसे बनते हैं या पीएम कैसे बनते हैं या एक मिनिस्टर कैसे बनते हैं या एमएलए कैसे बनते हैं, तो आप सिविक्स पढ़ रहे हो। सिविक्स में यही सभी बातें होती हैं। इसलिए जब आप समाचार सुनते हैं और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश किया करो। अब मैं बात ज्योग्राफी की करता हूँ। ज्योग्राफी एक साइंस है, इसमें साइंस की तरह कंसेप्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी मैप्स में आती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप इंडिया का कर लीजिए। एक बार आप मैप पर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को लोकेट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको मैप इजी लगेगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कोयला कौन कौन सी स्टेट में मिलता है, आयरन और कौन कौन सी स्टेट में मिलती हैं, माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं। जब आप अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मैप पर लोकेट कर सकते हैं तो जिन जिन स्टेट्स में कोयला मिलता है या आयरन और मिलती है या माउंटेन रेंजेस हैं, आपने वहाँ पर ड्रा कर देनी है। तो सोशल साइंस डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे पढ़ने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है और आपने इसी स्ट्रेटजी से सोशल साइंस को पढ़ना है। लेकिन सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम में हमको मार्क्स उस चीज़ के मिलेंगे जो हम वहाँ पर लिख कर आएंगे। हमने कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया वो भी इक्वली मैटर करता है। और बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो कहते हैं हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे लेकिन हम उसके आंसर नहीं लिख सके, हमें ये वाला क्वेश्चन भूल गया या हमें ये वाला पॉइंट मिस हो गया हमसे। तो आपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है उसकी अलग स्ट्रेटजी है। स्टूडेंट्स सोशल साइंस में सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो सोशल साइंस याद करते हैं वो समझते हैं कि उनको सोशल साइंस आ गई, वो इसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। मैं भी नहीं करता था, लेकिन फिर मेरे साथ हुआ क्या, एग्ज़ाम में मैं कुछ क्वेश्चन भूल गया और कुछ क्वेश्चंस के सारे पॉइंट नहीं लिख पाया। इसके बाद मैंने इम्पोर्टेंस समझी कि याद करने के बाद लिखना स्पेशली सोशल साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप सोशल साइंस याद करें तो ये ना समझें कि मुझे आ जाती है, आपने याद करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपने एग्ज़ाम से महीना या 1.5 महीना पहले कम से कम 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स को एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में सॉल्व करना है। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन का मतलब हुआ आप 3 घंटे तक अपनी जगह से नहीं उठोगे। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि क्या आप दिए गए टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आई, और पेपर कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर से चेक करवाना है ताकि आप समझ सकें आपने कहाँ पर मिस्टेक की और क्या मिस्टेक की। इस मिस्टेक को आपने इम्प्रूव करना है और जब दूसरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट खुद महसूस करोगे। इस तरह से आपने 5 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं आपने एग्ज़ाम में अपना आंसर कैसे लिखना है। अभी मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा आपने इन स्टेप्स को तब भी फॉलो करना है जब आप प्रैक्टिस पेपर्स करोगे। ऐसा करने से फाइनल एग्ज़ाम तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन स्टेप्स को यूज़ करने की। सबसे पहले मैं बात 1 मार्क्स के क्वेश्चन की करता हूँ। हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 लाइन का ही होना चाहिए। यहाँ पर एग्जामिनर कभी कभी ट्रिक यूज़ करता है, हमें जानबूझकर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 पैराग्राफ में देते हैं। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपने अपना आंसर 1 लाइन, 2 लाइन या एक्सट्रीम कंडीशन में 3 लाइन, इससे ज़्यादा आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, क्योंकि आप जितना भी लिखोगे मार्क्स आपको 1 ही मिलेगा। अब बात 3 मार्क्स के क्वेश्चन की करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 3 पॉइंट ही लिखने हैं। अगर आपको 4 या 5 पॉइंट आते हैं तो 3 पॉइंट लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद
अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन पर वापस आकर आप 1 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये 3 पॉइंट आपने कैसे लिखने हैं। आप कोशिश करो कि जो आप पहला पॉइंट लिखने लगे हो, क्या आप इसकी कोई हेडिंग दे सकते हैं। अगर आप हेडिंग दे सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे सकते तो आप ऐसी कोशिश करें कि 1 पॉइंट देने के बाद 1 लाइन छोड़ दें, फिर दूसरा पॉइंट दें, फिर दूसरा पॉइंट लिखने के बाद 1 लाइन फिर छोड़ दें। ऐसा करने से एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई देगा कि आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हैं। अब बात 5 मार्क्स के क्वेश्चन की करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर आप कोई फ्लो चार्ट ड्रा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी और एक पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। फ्लो चार्ट्स एग्जाम आइडिया रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। फ्लो चार्ट ड्रा करने में हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम आइडिया बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, लेकिन फ्लो चार्ट एग्ज़ाम आइडिया में अच्छे दिए गए हैं। फ्लो चार्ट ड्रा करने के बाद आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब मैं बात बुक की करता हूँ कि क्लास 10 सोशल साइंस के लिए आपने कौन सी बुक को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप NCERT टेक्स्ट बुक्स रीड करिए। सोशल साइंस में आपके पास 4 टेक्स्ट बुक्स होती हैं, इसलिए आपके पास पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल है। आप इन टेक्स्ट बुक्स को 1 बार रीड करिए, 2 बार रीड करिए, और जहाँ से आपको समझ नहीं आता वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए और अपने टीचर की हेल्प लीजिए। अगर आपके पास टीचर की हेल्प अवेलेबल नहीं है या फिर आप शाई महसूस करते हैं टीचर से पूछने में, तो आप रेफरेंस बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बिगनिंग में आप उसी टॉपिक के लिए रेफरेंस बुक को यूज़ करें जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अब कौन सी रेफरेंस बुक आपने इस्तेमाल करनी है, तो मैं बहुत सी रेफरेंस बुक्स का रिव्यू कर चुका हूं। आप इन रिव्यूज़ को देख लीजिए। जो रेफरेंस बुक आपको अच्छी लगे वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक को चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। सोशल साइंस के लिए आपका मेन फोकस NCERT टेक्स्ट बुक पर होना चाहिए और रेफरेंस बुक्स आपकी हेल्पिंग बुक हैं। इन बुक्स को आपने वहाँ पर ही इस्तेमाल करना है जहाँ पर आपको NCERT में दिक्कत आएगी। रेफरेंस बुक्स में बहुत से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको अपनी राइटिंग स्किल पर पूरा साल काम करना पड़ेगा। एस्पेशली मैं सोशल साइंस की बात करूं तो राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ऐसा करें कि 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स सेशन के स्टार्टिंग में ही ले लें। इन पेपर्स में पहले चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए हैं उन पर निशान लगा लो। जो दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं उनको भी मार्क कर दो। जो तीसरे चैप्टर में से क्वेश्चन हैं उनको भी मार्क कर दो। जब आप फर्स्ट चैप्टर NCERT टेक्स्ट बुक से रीड करें तो उसके बाद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर खुद लिखने की कोशिश करें। पहली बार आपसे अच्छा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड चैप्टर रीड करने के बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उनका आंसर खुद लिखने की कोशिश करें। फिर यही चीज़ आपने तीसरे, चौथे और हर एक चैप्टर पर अप्लाई करनी है। जैसे जैसे आप हायर चैप्टर की तरफ बढ़ोगे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएंगी और फाइनल एग्ज़ाम तक आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आप फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे।